पहले ये देखो। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी रामायण से रणबीर कपूर का लॉर्ड राम वाला इंट्रो वीडियो तो देख ही चुके होंगे, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो में हमें रणबीर कपूर का भगवान राम वाला लुक देखने को मिला, इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। किसी ने कहा ये अब तक का सबसे परफेक्ट राम का लुक है, तो किसी ने इसके VFX और डिटेलिंग को देखकर इसे हॉलीवुड लेवल का प्रोजेक्ट बता दिया, तो किसी ने उसी VFX और डिटेलिंग को देखकर इसे आदि पुरुष 2.0 कहना शुरू कर दिया। और अब हर तरफ बस इसी फिल्म की बातें हो रही हैं। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, इस सीन को देखने के बाद और इंटरनेट पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अनुसार इस फिल्म की कहानी वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड होगी, क्योंकि सबसे प्राचीन और रियल रामायण मानी जाती है। जबकि रामानंद सागर वाली रामायण, जिसमें अरुण गोविल जी ने भगवान राम का किरदार निभाया था, ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस पे बेस्ड थी, जिसकी वजह से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस रामायण में लक्ष्मण जी माँ सीता के लिए रेखा बनाएंगे, क्योंकि ये सीन हम लोगों ने अब तक जितनी भी रामायण आई है सभी में देखा है कि जब माँ सीता रेखा पार करती है, उनके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सीन ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण आज से लगभग 2500 से 3000 साल पुरानी मानी जाती है और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन महाकाव्यों में गिना जाता है, जिसमें लक्ष्मण जी बिना कोई रेखा खींचे श्री राम को खोजने चले जाते हैं। और तुलसीदास जी की रामायण में भी लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये रेखा आई कहाँ से। ये कॉन्सेप्ट बाद की लोक कथाओं और अलग अलग रीजनल रामायण वर्जन से आया है, और कुछ विद्वानों के अनुसार इसे बाद में कहानी को और ड्रामेटिक और सिंबॉलिक बनाने के लिए जोड़ा गया था, जो आज एक सिंबॉलिक मर्यादा की सीमा बन चुकी है। और जब 1987 में रामानंद सागर जी ने इस सीन को टीवी पर दिखाया तो ये सच बन गया। एक लाइन जो शायद कभी खिंची ही नहीं गई, वो इंडिया की सबसे बड़ी कहानी का यादगार सीन बन गया। अब सवाल ये है कि अगर ये एक सीन बाद में ऐड हुआ है, तो और ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमने बिना जाने मान ली है। और यही रणबीर कपूर की रामायण का प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इसके मेकर्स का कहना है कि इसमें आपको वो रामायण देखने को मिलेगा जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 2, अगर आपको हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद है और आप ज़्यादातर टाइम हॉलीवुड मूवीज़ ही देखते हैं, तो आपने ये बात ज़रूर नोटिस किया होगा कि इस राम इंट्रो वाले वीडियो में जो भी सीन्स दिखाए गए हैं, उनमें से कई सीन्स आपको पहले से कहीं ना कहीं देखे हुए लगे होंगे। मतलब साफ है, कुछ विजुअल्स इतने फेमिलियर लगते हैं कि ऐसा फील होता है कि जैसे ये सीन्स किसी ना किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड हैं। जैसे कि स्टार्टिंग का ये वॉर वाला सीन गेम ऑफ थ्रोन्स से, फिर ये वाला सीन जिसमें रणबीर कपूर को श्री राम के रूप में दिखाया जाता है, इस सीन को ड्यून पार्ट 2 के इस सीन से। तो फिर ये रात वाला सीन 2022 बैटमैन से, फिर ये रणबीर कपूर का फेस रिवील वाला सीन भी बैटमैन के इसी सीन से, और फिर ये सीन 2012 में आई एवेंजर से ही इंस्पायर्ड लगती है। अब देखो दोस्तों, इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ इंस्पिरेशन है या फिर कहीं ये ज्यादा इंस्पायर्ड तो नहीं हो गया। क्योंकि ऑडियंस आज के टाइम में बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वो हर फ्रेम को कंपेयर करती है, हर डिटेल को नोटिस करती है। और जब इतनी बड़ी फिल्म रामायण जैसी महान कहानी पर बन रही हो, वो भी टोटल 4000 करोड़ बजट के साथ, तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप हाई हो जाती हैं। बाकी आपको इन सब सीन्स को देखकर क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, इस रामायण में हमें सिर्फ श्री राम का ही नहीं बल्कि रावण का वो कहानी दिखाया जाएगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या फिर जानते ही नहीं हैं। आखिर रावण ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से भगवान विष्णु को श्री राम के अवतार में धरती पर आना पड़ा।
हमें इसके पहले पार्ट में ये बहुत ही डिटेलिंग के साथ दिखाया जाएगा, जिसके लिए इस फिल्म में रावण के माता पिता की भी कास्टिंग की गई है और शोभना जी रावण की माँ कैकसी के रोल में नजर आने वाली हैं। इट मीन्स इस फिल्म में हमें शायद रावण के बालपन की कहानी को भी बैक स्टोरी के रूप में दिखाया जा सकता है। और विद्युत जिह्वा जो रावण का जीजा था, जिससे रावण की बहन शूर्पणखा ने अपनी मर्जी से शादी की थी और रावण को ये बात पसंद नहीं आई और रावण ने अपने अहंकार और सत्ता के लिए उसे मार डाला और यही घटना आगे चलकर रामायण की कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इस फिल्म में विद्युत जिह्वा के रोल में हमें विवेक ओबरॉय नजर आने वाले हैं, तो वहीं रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आने वाली हैं और रॉकिंग स्टार यश जो कि इस मूवी में रावण के रोल में नजर आने वाले हैं, उन्होंने ये बात खुद कंफर्म किया है कि रामायण के पहले पार्ट में राम और रावण का फेस ऑफ नहीं होगा। दोनों की कहानी को पैरेलली दिखाई जाएगी, जिसमें रावण का अलग साम्राज्य और कहानी होगा और श्री राम का अलग। नंबर 4, अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि 3 बड़े स्टार्स का करियर डूब सकता है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, खासकर यश जो इस फिल्म में खुद पैसा लगाए हैं और गलती से भी कोई फिल्म मेकर्स इस टॉपिक पे फिल्म बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा और फिर शायद हमें कभी इतने बड़े स्केल पे इस टाइप की फिल्में देखने को कभी नहीं मिलेगा। नंबर 5, पृथ्वीराज कपूर जो कि रणबीर कपूर के परदादा थे, इन्होंने 1934 में आई फिल्म सीता में भगवान राम का किरदार निभाया था और ये फिल्म उस दौर की सबसे चर्चित मिथोलॉजिकल फिल्मों में से एक थी। और अब ठीक 92 साल बाद उसी खानदान का एक और सितारा रणबीर कपूर फिर से भगवान राम के रूप में बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक लेगेसी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आई है। एक तरफ 1934 का दौर जहां सिनेमा अपनी शुरुआत कर रहा था और दूसरी तरफ आज का समय जहां VFX टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग अपने पीक पर है। तो अब सवाल ये है कि क्या रणबीर कपूर अपने परदादा पृथ्वीराज कपूर की इस लेगेसी को एक नए लेवल पर ले जा पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक और अटेम्प्ट बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जब ये रोल रणबीर कपूर को ऑफर हुआ था तो इन्होंने इनिशियली इस रोल को करने से मना कर दिया था, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि ये अभी श्री राम जैसे डिवाइन कैरेक्टर के लिए रेडी नहीं है और वे इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे। लेकिन तभी इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और अपनी बेटी के जन्म के बाद इनके श्री राम के रोल के प्रति सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है और उन्हें रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर वे श्री राम का रोल करने के लिए हाँ कर देते हैं और इसी के बाद वे इस रोल के लिए प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जिसके लिए इन्होंने अपने बॉडी पर काम किया, धनुष विद्या ली और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम किया ताकि श्री राम का कामनेस, सिंप्लिसिटी, मर्यादा, धैर्य और संयम नेचुरली स्क्रीन पे दिख सके। लेकिन रणबीर कपूर इस मूवी में सिर्फ राम के रोल में ही नहीं बल्कि विष्णु जी के एक और अवतार में दिखने वाले हैं, यानी कि भगवान परशुराम के रोल में। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये इस फिल्म में खुद भगवान विष्णु के रोल में भी नजर आ सकते हैं, यानी कि एक ही मूवी में 3 अलग अलग लुक में। बाकी आप रणबीर कपूर को किस लुक में देखने के लिए एक्साइटेड हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इंडिया में रणबीर कपूर के श्री राम के लुक को मिक्स्ड रिव्यू मिल रहे हैं। किसी को रणबीर कपूर श्री राम के रोल में अच्छे लग रहे हैं तो किसी को अच्छे नहीं लग रहे हैं और वो लोग अपने पसंद के एक्टर को श्री राम के रोल में AI से तैयार कर रहे हैं, जिसपे इसके मेकर्स का कहना है कि इस मूवी को सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन जब चाइनीज लोगों ने इस श्री राम इंट्रो वाले वीडियो को देखा तो उन्हें विजुअल्स तो ठीक लगे, लेकिन रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर क्वेश्चन किया और उनके अनुसार श्री राम के रोल के लिए सौरभ राज जैन को कास्ट करना चाहिए था, जिसे आप लोगों ने महाभारत टीवी सीरियल में भगवान कृष्ण के रोल में जरूर देखा होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन दोस्तों अब तो हमें इस मूवी में श्री राम के रोल में रणबीर कपूर ही दिखने वाले हैं। इन्हें अब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो अब इस मूवी को लेकर सारी उम्र पछताएंगे, जैसे कि साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू, जिन्हें इस 4000 करोड़ वाले मूवी में लीड रोल करने का ऑफर मिला था, यानी कि श्री राम का रोल। बट इन्होंने इस मूवी को SS राजामौली की फिल्म वाराणसी के लिए ठुकरा दिया। तो वहीं ऋतिक रोशन को इनिशियली इस मूवी में रावण का रोल करने का ऑफर मिला था, जिन्होंने ये कहकर इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया कि इंडस्ट्री में अभी मेरी इमेज हीरो वाली है और मैं अभी विलन का रोल नहीं करना चाहता हूँ।
नंबर 6, रामायण के इस वीडियो का बैकलैश होने का एक कारण इसका हैवी VFX भी है, क्योंकि किसी सीन में 100% VFX उस सीन को कभी रियल फील नहीं करा सकता है और इसीलिए इसके अधिकतर सीन रियल वाली फीलिंग नहीं दे रही है। इस बात को आप बाहुबली मूवी के इस सीन से इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इस सीन को 2015 में लिमिटेड बजट के साथ बनाया गया था, फिर भी ये सीन रामायण के इस वाटरफॉल वाले सीन से बेटर और रियल लग रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीन को टोटली VFX से नहीं बल्कि कुछ इस तरह से रियल वाटरफॉल और पहाड़ बनाकर शूट किया गया था और बाद में VFX की हेल्प से रियल फोटोज को कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक के साथ जोड़कर कुछ इस तरह से एनहांस कर दिया गया था। और यही प्रोसेस अधिकतर फिल्मों में यूज किया जाता है, जहां छोटे सेट्स बनाकर पहले सीन्स को शूट किया जाता है और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में VFX की हेल्प से उसे मर्ज और एक्सटेंड कर दिया जाता है। बट रामायण के मेकर्स का कहना है कि हम आज के समय में किसी रियल लोकेशन को त्रेता युग जैसा दिखा ही नहीं सकते हैं और इसीलिए हम लोग इसे VFX से क्रिएट कर रहे हैं। बाकी आपको इसका VFX कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।